नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोकसभा से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां पर 1 फरवरी को आएगा बजट। बड़ी जानकारी दे दे, बेहद ही खास है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। आज बता दें कि कल लोकसभा में पेश हुआ था और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है। आज तीसरा दिन है, ऐसे में 1 फरवरी को आएगा बजट। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज जो है इकोनॉमी सर्वे पर चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी कि बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था और इस सर्वे में बताया गया था कि साल 2026 और 27 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। ऐसे में बजट सत्र जो है 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और यहाँ पर 2 हिस्सों का ये पहल है। और पहला हिस्सा जो है 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा जो है वो 9 फरवरी से 2 अप्रैल तक होगा। और इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कुल जो है शून्यकाल, कोई भी शून्यकाल नहीं होगा। संसद के बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित भी किया था और पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है कि रिफॉर्म और साथ ही परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम पर रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये सत्र जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और ये दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 जो है वो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है और ऐसे में 25 साल बहुत ही अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बेहद ही बड़ा बयान दिया और ऐसे में इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान नवीन जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में बेहद ही खास होने वाला है आज का दिन। नवीन जी जी निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद खास है और 1 तारीख को बजट आएगा तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उम्मीदें और खासकर युवा भारत के युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप स्टार्टअप इंडिया चला रहे हैं, स्किल इंडिया चला रहे हैं, क्या ये सारी योजनाएं वास्तविक जमीन के धरातल पर उतर पाई हैं? भारत में जो अपेक्षित लक्ष्य था क्या वो पूरा किया है? मुझे लगता है कि नहीं किया है आपने। अभी प्रश्न ये है कि आप जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस नहीं करें, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो नहीं होता कि आपने बड़े कॉर्पोरेट को लाके लगा दिया और कह दिया साहब यहाँ 2000 को रोजगार दे दिए, 1000 को रोजगार दे दिए। दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये है कि आपके देश के अंदर जो शिक्षित प्रशिक्षित युवा है उसको आप स्टार्टअप के लिए मदद करें। हमारे यहाँ देश में क्या हो रहा है कि औद्योगिक प्लाटों का आवंटन आप नीलामी से कर रहे हैं। ये केस देश में नया जो युवा उद्यमी है वो कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर पॉलिसी बनाने की और बजट में प्रोविजन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप कम से कम इंडस्ट्रियल प्लॉट है, तमाम कॉरिडोर्स हैं आपके पास, तमाम। मैं तो कहता हूँ नोएडा से आप लखनऊ तक चले जाइए, तमाम जमीनें एक्सप्रेसवे के किनारे, पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे के किनारे तमाम जमीनें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास आपके पास जमीनें हैं। आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में हमने इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, ड्राई लैंड है वहां पर, बहुत बड़ी फसलें नहीं होती हैं। उनको आप कम से कम चिन्हित करिए और उसमें इस तरीके की योजना लाइए कि युवाओं को 5 साल तक लैंड का कोई पैसा नहीं देना होगा और उसको लैंड का ट्रांसफर नहीं होगा, बिक्री नहीं होगी, आपको इंडस्ट्री लगानी ही होगी। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, सरकार फंडिंग करे, उनको काम कराए, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम रखे, हर क्वार्टरली उनसे रिटर्न ले। मैं समझता हूँ आप युवाओं को रोजगार देंगे और युवा रोजगार देने वाला हो जाएगा देश के अंदर। हमें चाइना के साथ कॉम्पिटिट करना है। बिल्कुल। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से जरूर है, लेकिन पाकिस्तान हमारी बराबरी का देश नहीं है। उसके साथ हम कॉम्पिटिट कर ले, बांग्लादेश के साथ कॉम्पिटिट कर ले, नहीं होगा। हमको चाइना के पैरेलल आना है तो अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जो संसाधन है और हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिस पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हूँ। इस बजट सत्र में युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं और युवाओं के लिए सरकार को कुछ ना कुछ विशेष पैकेज लेके आने की जरूरत है। तो नवीन जी, ऐसे में क्या लग रहा है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, या फिर किसानों की बात करूं, उद्यमियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं या टैक्स छूट की बात करूं, कुछ उम्मीद लगा सकते हैं मिडिल क्लास के लोग इस बजट सत्र में?
नहीं, निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। उत्तर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 के प्रारंभ में। अभी बंगाल का चुनाव सामने है, असम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर सरकार को जिस तरीके का लेके आएगी, जिससे लोक लुभावन होगा, वो कितना प्रभावशाली तंत्र होगा, किस तरीके का बजट वो पेश करेंगे, ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अपेक्षाएं युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, जवानों को, सभी को है इस बजट से। देखने वाली बात होगी क्या ये बजट जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देगा या केवल हवाई बजट होगा। आपको क्या लग रहा है नवीन जी कि 1 फरवरी को क्या थोड़ी बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास के लोगों को? टैक्स की अगर मैं बात करूं, नहीं, अब तो मुझे नहीं लगता है। देखिए, आपने इनकम टैक्स की जो सीमा 12 लाख निर्धारित कर दी थी पिछले बार के बजट में, ये राहत तो सरकार ने दी थी, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आम जनमानस को अब जीएसटी में जब तक राहत नहीं रहेगी, जीएसटी का जो स्लैब आपने 18% अभी किया हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है। आप सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम 12% का टैक्स स्लैब रखिए, जिससे यहाँ से के व्यापार को भी गति मिलेगी और जो अंतिम उपभोक्ता है, एंड यूजर है, उसको राहत मिल पाएगी, उसकी पॉकेट में कुछ बचेगा। और सरकार को रेवेन्यू तो देखिए हर माध्यम से आ ही रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू सरकारों के पास आता है उसको खर्च करने की प्रणाली बनाई जानी चाहिए। एक सांसद 3 बार सांसद हो गया और 3 बार पेंशन ले रहा है, 3 बार तनख्वाह ले रहा है, ये सब नियम बंद होने चाहिए। और पेंशन बिल्कुल सांसदों विधायकों की इन सबकी बंद की जानी चाहिए। इनको मानदेय तय होना चाहिए, कितना मानदेय आपको मिलेगा, कौन सी सेवा करते हैं आप, 3 साल 5 साल सांसद रहते हैं तो सारी जीवन पेंशन लेते हैं। तो ये देश की जनता के पैसे का दुरुपयोग, इस पर सबसे पहले लगाम लगने की आवश्यकता है। नवीन जी, एक और पॉइंट है मेरा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत अहम सवाल है स्वास्थ्य, शिक्षा। और आपके जो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये बेसिक्स होती हैं, इनको आप विकास की परिधि में नहीं ला सकते हैं। ये विकास नहीं। अगर कोई सरकार कहती है कि साहब हमने आपको बिजली दे दी, पानी दे दी, सड़कें दे दी, तो ये कोई विकास की परिधि, बेसिक नेसेसिटीज हैं, आवश्यकताएं हैं, इनको तो पूर्ण करना किसी भी सरकार की दायित्व जिम्मेदारी है। और समय की गति जैसे जैसे बढ़ती है, उसी हिसाब से परिवर्तन होते हैं, नई तकनीक आती है। तो नई तकनीक के दौर में आप नई तकनीक के साथ कितना तेजी से चल पा रहे हैं, कितना उसको अपना पा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि सरकार को अब, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी का 1 क्वार्टर निकल गया है, तो 1 क्वार्टर निकलने के बाद हम खड़े कहां पर और हमारे समतुल्य जिन देशों से हम प्रतियोगिता में हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। चाइना 700 की स्पीड की ट्रेन पर रिसर्च कर रहा है और हम अभी तक अपने वंदे भारत का सपना देखे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए नवीन जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि श्रीनिवासन अपने आवास पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद से उन्हें पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन उषा के शानदार खेल करियर और राजनीतिक कैरियर के दौरान हमेशा उनके साथ रहे। उन्हें उषा के मजबूत संबल और उनके कोई भी पेशावर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति भी माना जाता था। पीएम मोदी ने फोन करके दुख जताया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीटी उषा के पति जो थे उनका निधन हो गया है और ऐसे में ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया और जिसके बाद से उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य हैं पीटी उषा, जिनके पति का निधन हो गया है और ये जानकारी पारिवारिक सूत्रों ने दी है। सूत्रों का कहना है कि श्रीनिवासन जो थे अपने आवास पर बेहोश हो गए थे और जिसके बाद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें फिलहाल नहीं बचा सके। केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन जो है उषा के शानदार खेल कैरियर और राजनीतिक कैरियर के दौरान हमेशा ही उनके साथ रहे। उन्होंने उषा के मजबूत संबल और उनकी कई पेशावर उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति भी उन्हें माना जाता था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है
उन्होंने फोन किया है, फोन पर बातचीत की है और दुख जताया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से कि अजीत पवार की पत्नी बन सकती हैं डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार के निधन के बाद से उनकी पत्नी जो है वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। खबरों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल जो हैं और छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील ने सुनेत्रे से मुलाकात की है। फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं वो और अजीत पवार के बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और इसके बाद से बेहद ही दुखद खबर बीते दिनों आई थी, जिसके बाद से अजीत पवार की मृत्यु हो गई। जी निकलकर सामने आई है जहां पर इनकी मृत्यु हो गई बीते दिनों अजीत पवार की। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि खबरों के मुताबिक उनकी पत्नी जो है इस सीट पर आएंगी। तो क्या ये जो बातें चल रही हैं एक तरह से सही हैं? देखिए, तो कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अजीत पवार के करीबी छगन भुजबल जो है वो जो है सुमित्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है उनसे उन्होंने मुलाकात की है। 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच में चर्चाएं हुई है। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के एक दिग्गज नेता और अजीत पवार के दाहिने हाथ कहे जा रहे थे, वो भी जो है उनकी पत्नी से मिले हैं। एनसीपी के जो नेता है, अजीत पवार पार्टी के जो नेता मंत्री है, उनका ये मानना है कि जो अजीत पवार की पत्नी है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और साथ ही साथ सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल, ये जो दो कैबिनेट में मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रियों में से किसी एक को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरीके की रणनीति इनकी तरफ से चल रही है। लेकिन एक पहलू यहाँ पर अपने को समझना होगा, नगर पालिका नगर परिषद के बीच जिस तरीके से शरद पवार और सुप्रिया सुले से अजीत पवार की नजदीकियां बढ़ रही थी, अटकनें तेज हो गई थी। कई ऐसे जिले थे जहां पर दोनों एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये दोनों पार्टी फिर एक हो जाएगी। तो इसमें शरद पवार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि शरद पवार अभी तक जो है दुख के उस बोझ नीचे दबे हैं, जहां पर शरद पवार का कोई भी बयान इस पूरे मामले में लेकर नहीं आया है। जी, तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डाले तो 8:10 पर फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरती है और 8:45 पर घटना घटती है। 9:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देवेंद्र फडणवीस की बात होती है और ताबड़तोड़ देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचते हैं। वहां उनके बेटे पार्थ पवार से मिलते हैं और उनकी पत्नी से मिलते हैं, सुप्रिया सुले से मिलते हैं। और बड़ी बात कि पूरी रात वहां रहकर अपने निगरानी में जो है कि पूरा अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो सम्मान कराते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि अजीत पवार का बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। 66 साल के वो थे और हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर असम पहुंचे हैं। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि असम पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। बड़ी जानकारी दे दें कि असम पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस पल को सम्मान का बात बताया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का ये दौरा असम के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की उन्नति के लिए केंद्र के निरंतर सहयोग की सराहना की है और अपनी इस यात्रा के दौरान अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज का दिन जो है राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गृह मंत्री डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिषद की आधारशिला भी रखेंगे और इस भव्य परिसर को बनाने में बता दें कि 284 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसमें विधायकों के लिए हॉस्टल है, 800 सीटों वाला सभागार है और सुरक्षा कर्मियों के लिए 400 सीटों वाली बैरक भी बनाई गई है और ये पूरा काम अगले 30 महीनों में पूरा करने का भी लक्ष्य है।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है नितिन नवीन गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं और तटीय राज्य के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। बीजेपी ने बताया है कि गोवा पहुंचने के बाद से नवीन पार्टी की राज्य इकाई की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी ने बताया है कि वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से उनके आवास पर भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और अपनी यात्रा के दौरान नवीन पणजी और साथ ही बीजेपी अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे और मंडगांव में पार्टी की दक्षिण गोवा जिला समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो वहीं देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने आज से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गांव में आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं और अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने, लोकपाल को मजबूत बनाने और लोकायुक्त कानून को प्रभावित रूप से लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इन पर सही तरीके से काम नहीं हुआ है। अन्ना हजारे ने कहा है कि लोकायुक्त कानून का मकसद राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और लेकिन कई जगह ये कानून या तो कमजोर है या फिर ठीक से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि लोकायुक्त को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाए ताकि वो बिना किसी दबाव के भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके। रालेगढ़ सिद्धि में अनशन की जगह पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटने लगी है और इस बार कोई भी सामाजिक संगठन और किसान संगठन भी अन्ना हजारे के समर्थन में सामने आए हैं। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार अन्ना हजारे के सेहत पर नजर रखे हुए क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर खासा सतर्कता बरती जा रही है। अन्ना हजारे ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य की बेंच ने कहा है कि उनके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए मृत्युंजय तिवारी और एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान को याचिकाओं पर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए भेदभाव करता है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों की नोटिफाई किया था और इसका देश भर में विरोध भी हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों को ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई जो है अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। तो वहीं भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है अचानक से ही गायब हो गया। बता दें कि 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले इस अकाउंट को खोलने पर यूजर्स की प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है और ये यूजर्स जो नॉट फाउंड जैसे मैसेज दिखा रहा था और अब इसे अप्रत्याशित घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। साथ ही विराट कोहली के भाई विकास कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही मैसेज देखा गया था। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगे मैसेज ने फैंस को बेचैन कर दिया। फैंस पूछ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली का प्रोफाइल अब सर्च या फिर विजुअल नहीं है जिससे लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो डीएक्टिवेशन, डिलीट या फिर सस्पेंस या फिर कोई बड़ी तकनीकी समस्या का नतीजा है। और अभी तक विराट कोहली या फिर उनके मैनेजमेंट टीम या फिर इंस्टाग्राम की ओर से कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि कोहली ने खुद अकाउंट हटाया है या फिर मेटा की ओर से हुआ है। विराट कोहली पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ध्यान भटकाने वाली हो सकती है, खास करके तब जब खिलाड़ी किसी लक्ष्य पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोहली ने खुद इंस्टाग्राम से दूरी बनाने का फैसला किया हो। हालांकि इसकी पुष्टि करने वाला कोई भी बयान फिलहाल मौजूद नहीं है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण भीषण सर्दी पड़ रही है। अधिकांश जगहों पर रात का तापमान जो है वो -डिग्री पहुंच गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। सोनमार्ग में न्यूनतम तापमान जो है वो -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर की बात करें तो
-2.6 डिग्री सेल्सियस है। बारामूला जिले में मशहूर स्की रिसोर्ट गुलमार्ग में -9 डिग्री है। ऐसे में ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। इधर हरियाणा और पंजाब में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। गुरुवार को दोनों राज्यों के 5 शहरों में तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा रहा। हरियाणा के नरनौल में पारा जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस, भटिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और ऐसे में मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी बिहार के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के दौर जो है 2 से 3 फरवरी तक रहेगा और इससे तापमान में गिरावट के साथ सर्दी और बढ़ेगी। तो ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर अब बड़ा कदम उठाया है। ईयू ने 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और इनमें ईरान के गृह मंत्री और साथ ही कई दिग्गज शामिल है। ईयू का कहना है कि ये सभी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लोगों पर हिंसक कार्रवाई और मनमानी गिरफ्तारी में शामिल रहे हैं और इन 15 अधिकारियों में ईरान के ताकतवर अर्धसैनिक संस्था के भी सीनियर कमांडेंट हैं और अधिकारी भी शामिल है। ईरान की 6 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और इनमें से वो संगठन शामिल है जो कि ईरान में इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी रखते हैं। ईयू के 27 देशों ने मिलकर ये फैसला लिया है और ऐसे में ईरान में हुए हालिया प्रदर्शन के दौरान अब तक 6300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस और साथ ही कई तैनात भी किए गए। ऐसे में हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बना सकते हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बढ़ते तनाव के बीच वो ईरान से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि इस समय हमारे बहुत बड़े और बहुत ताकतवर जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है और ये अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। ट्रंप का ये भी बयान ऐसे समय पर आया है जब एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका का एक नया नौसैनिक विध्वंस जहाज जो है वो लगातार मिडिल ईस्ट में दाखिल हो रहा है। वहीं ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है और पिछले 48 घंटों के भीतर यूएस जो है वो इस क्षेत्र में पहुंच चुका है और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विध्वंसक जहाज़ों की संख्या जो है वो 6 हो गई है और इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट जो है वो 3 अन्य तटीय युद्धपोत भी वहां पर मौजूद है। और इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 1000 नए ड्रोन भी मिले हैं और ईरान जो है वो सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है क्योंकि तेहरान को लगता है कि अमेरिका की शर्तों पर कोई भी समझौता करना युद्ध से ज़्यादा महंगा साबित होगा और ये जानकारी तेहरान के सूत्रों ने दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।